ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने सच्चे भी झूठे भी तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं डे 10 में, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इसमें गुरुदेव ने सपने किस किस तरीके से आते हैं और कितने सच होते हैं और कितने झूठ होते हैं और क्या इसका बेस होता है, किस तरीके के सपने कैसे कब आते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो स्वप्न आते हैं वो किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं और जब हमारा मन जो है अशांत होता है, चित्त अशांत होता है, तो उस समय जो हमें स्वप्न आते हैं वो हमें बहुत देर तक याद नहीं रहते, उसे हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मन वैसे ही उलझन में रहता है इस वजह से। और पढ़ा था कि जब हमारे मन की अवस्था एकदम अशांत रहती है और हमारा जो दिन है किसी न किसी क्रियाकलाप में उलझा हुआ होता है, तो इस समय भी जो स्वप्न आते हैं वो स्वल्प मतलब कि याद कम रहते हैं, वो जल्दी ही भूल जाते हैं। और स्वप्न की अवस्था में जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे कि आँख हो गए, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया, ये सारे ना शिथिल होते हैं। और जब लेकिन इसका वातावरण का जब प्रभाव पड़ता है तो ये वर्क करते हैं। जैसे कि हमने उसके पिछले भी एग्जाम्पल में देखा था कि निद्रावस्था में रुई टच की गई थी तो हर किसी को अलग अलग एक अनुभव हुआ था। लेकिन निष्क्रिय तो रहते हैं लेकिन फिर भी बाह्य वातावरण का उनके ऊपर फर्क पड़ता है, ये था। और उसी के कारण हम देखते हैं कि बहुत लोग स्वप्न में बड़बड़ाते हैं तो पता चलता है, या फिर वो हंसना शुरू कर देते हैं या फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी वो करते हैं, मुट्ठी को भींचना, करवटें बदलना, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। आध्यात्मिक स्वप्न उसे कहा जाता है जो अतीन्द्रिय अनुभवों से, अतीन्द्रिय जो अनुभूति होती है उससे संबंधित होता है। मतलब जब हमारा बहुत ज़्यादा संपर्क परमात्मा के नज़दीक होता है तब जो स्वप्न आते हैं, हमारा अंतर्मन जो है ना परमात्मा से इतना ज़्यादा जुड़ा होता है उस समय, कि जब उस समय स्वप्न आते हैं तो वो आध्यात्मिक स्वप्न होते हैं और ऐसी अनुभूतियाँ दे जाते हैं जो बहुत बार मतलब मोस्टली सच होते हैं, ऐसा होता है। आज आगे पढ़ते हैं। यूरोप अमेरिका में हिप्नोपेडिया नाम की पद्धति का जो इन दिनों भरपूर उपयोग भाषा शिक्षण, अभिनय प्रशिक्षण आदि में किया जा रहा है। शिक्षा शास्त्री इस पद्धति में गहरी रुचि ले रहे हैं और अगले कुछ ही वर्षों में यह प्रणाली शिक्षा में लोकप्रिय हो जाए तो आश्चर्य नहीं। अब हिप्नोपेडिया क्या है? हिप्नोपेडिया में ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसी निद्रा अवस्था में लाया जाता है और फिर उसकी भावनाओं को जो है मतलब अच्छे सजेशन दिए जाते हैं उस अवस्था में, निद्रा अवस्था में। आदत में अगर सुधार करना हो, तनाव या चिंता को कम करना हो, आत्मविश्वास को बढ़ाना हो, नींद में सुधार करना हो, या फिर नकारात्मक कोई भी चीज़ विकृति हो, नकारात्मक सोच विचार हो, उनको दूर करना हो, वो उस अचेतन अवस्था में उनको बताया जाता है ताकि वो उनके अचेतन मन पर वो प्रभाव डालता है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे उस दिशा की तरफ बढ़ चलता है। इसको हिप्नोपीडिया बोलते हैं। रूस के इस हेतु इस प्रणाली में निहित खतरों की संभावनाओं को दूर करना होगा। रूस के विख्यात स्वप्न शास्त्री श्री पावलाव एवं सोवियत आयुर्विज्ञानी अकादमी के प्राध्यापक एम सुमारकोवा तथा ईश्वर उषाकोवा का कथन है कि जब तक नींद की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म एवं विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो जाता, हिप्नोपेडिया की आंशिक उपयोगिता ही रहेगी। उनका यह भी कहना है कि अप्रशिक्षित प्रयोगकर्ता इस विधि से जाने या अनजाने छात्र छात्राओं तक गलत संदेश भेज सकता है।
तथा इस प्रकार विभ्रांत कर सकता है। मतलब जब तक कि इसके बारे में बहुत अच्छे से गहन चिंतन मनन ना किया जाए, तब तक इसको जो है अप्लाई स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए हिप्नोपेडिया का। वैज्ञानिक इन खतरों के प्रति सावधान हैं तथा उनसे बचे रहने की दिशा में खोज कार्य कर रहे हैं। सपनों द्वारा अध्यापन के प्रयोग रूस में भी जोरों शोरों से चल रहे हैं। अमेरिका में भी इस पद्धति का प्रचलन बढ़ रहा है। हिप्नोपेडिया की एक पद्धति में आत्मसम्मोहन का अभ्यास किया जाता है, दूसरी में सामान्य शिक्षण विधि का। आत्मसम्मोहन वाली पद्धति में छात्र छात्राओं को स्वप्नावस्था में आत्मनिर्देश सुनाए जाते हैं। एक स्कूल के 20 छात्र छात्राओं को नाखून कुतरने की आदत थी। मानस शास्त्री डॉक्टर लॉरेंस लोसन ने उनकी आदत छुड़वाने का दायित्व ओढ़ा। इन सबको सोने के बाद हिप्नोपेडिया पद्धति से एक रिकॉर्ड सुनाया जाता था। रिकॉर्ड में इस एक पंक्ति का निरंतर दोहराव होता था कि मेरे नाखून बहुत कड़वे हैं। कुछ ही दिनों में सभी छात्र छात्राओं पर इसका समुचित प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी वह आदत छोड़ दी। मतलब कि जैसा कि पढ़ा था कि हिप्नोपेडिया से जो है किसी भी अच्छी आदत को डालने के लिए या मनोविचार को ठीक करने के लिए काम किया जाता है, जिसका रिसर्च भी किया था डॉक्टर लॉरेंस ने स्टूडेंट्स पे कि उनको जब नाखून कुतरने की आदत थी तो उनको स्वप्नावस्था में, निद्रावस्था में उनको ले जाके फिर ये एक रिकॉर्ड सुनाया जाता था। तो इस पद्धति से मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम ठीक कर सकते हैं। हमारे को अच्छे अच्छे विचार अगर लाने और कोई बैड हैबिट है नहीं छूट रही है तो उसका भी प्रयोग करके हम उस हैबिट से भी मुक्ति पा सकते हैं। और उसमें उन्होंने देखा कि इस केवल मेरे नाखून बहुत कड़वे हैं का रिकॉर्ड सुनाया गया और उससे उन लोगों पर बहुत फ़र्क पड़ा और उन्होंने क्या नाम है वह आदत छोड़ दी। चेकोस्लोवाकिया में अंग्रेजी शिक्षण हेतु हिप्नोपेडिया की दूसरी पद्धति अपनाई गई। लगभग 10,000 छात्र छात्राओं के घर वायरलेस बेतार के तार द्वारा रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं। पाठ्यक्रम 10 पाठों में विभाजित है। एक पाठ की अवधि 12 घंटे है। 2-2 सप्ताह के अंतर से एक एक पाठ सिखाया जाता है। 5 माह में पूरे 10 पाठ याद करा दिए जाते हैं। रात्रि 8 बजे से रेडियो स्टेशन से पाठ का प्रसारण प्रारंभ होता है। 3 घंटे तक यह प्रसारण चलता है। इस अवधि में ही छात्र छात्रा चुपचाप अपना खाना भी खा सकते हैं, आराम कुर्सी पर विश्राम भी कर सकते हैं। एक ही नियम है कि ध्यान प्रसारित पाठ की ओर ही केंद्रित रहे। 11 बजे से रेडियो स्टेशन से लोरी रिले हो जाने लगती है और छात्र छात्राओं को सुला दिया जाता है। फिर 2 बजे तक वही लोरी के स्वर धीरे धीरे दोहराया जाता है। बाह्य मन निष्क्रिय बना रहता है पर चेतन मन के वे अंश जो दिन की थकान से श्रांत हो चुकते हैं, नींद के बाद खुलकर नई स्फूर्ति के साथ दी जा रही सूचनाएं संग्रहित करते हैं। यानी कि पाठ जो पाठ्यक्रम है बच्चों का उसको भी याद कराने के लिए इसका उपयोग किया गया था और बस रेडियो के माध्यम से किया गया था, रेडियो प्रसारण के माध्यम से। लेकिन इसमें एक ही चीज़ थी कि आप काम तो कुछ भी कर सकते हो लेकिन कुछ बोलना नहीं, कुछ भी और नहीं करना, पूरा ध्यान केंद्रित उधर ही होना चाहिए। और उसके बाद लोरी के द्वारा उनको सुला दिया जाता है और जो लोरी वो जा रही है अंदर, वो कुछ उसमें ऐसा होगा कि वो जो उन्होंने सुना वो उनको याद हो जाए। तो इस तरीके से बाह्य शरीर तो सो जाता है लेकिन अवचेतन मन जागता रहता है, तो वो उसको ग्रहण करता है। योग साधना में शिथिलता, शून्यावस्था, समाधि, शवासन आदि को बहुत महत्व दिया जाता है। यह अर्ध तंद्रा की स्थितियां हैं। इन्हें योग निद्रा भी कहा जाता है। हम लोगों ने योग में देखा होगा कि ऐसी चीज़ें, मतलब शवासन जिसमें होता है कि पूरी
हाथ पैर एकदम शिथिल करके सो जाते हैं और भाव करते हैं कि अभी हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम एक मतलब एकदम ऐसे सो रहे हैं मानो कि अभी हमारे अंदर प्राण नहीं है। इस तरीके से शवासन में ऐसे प्रक्रिया होती है। तो ऐसे ही इस अर्ध तंद्रा की स्थिति होती है। इसे योग निद्रा भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को और कुछ भी याद नहीं रहता। वो एकदम शांत और एक जगह एकाग्रचित करता है कि वह एकदम शांत है, बिल्कुल सो रहा है। स्नायु संस्थान की तनाव रहित, दबाव रहित, शांत, विश्रांत, सौम्य मन स्थिति को एक प्रकार से जागृत निद्रा के समतुल्य माना जा सकता है। धारणा और ध्यान के चरण पूरे करते हुए समाधि स्थिति पर पहुंचना साधना विज्ञान की चरम प्रक्रिया है। जब हम कोई ध्यान और धारणा कर रहे होते हैं, धारणा के साथ कोई ध्यान कर रहे होते हैं, तो उस समय भी हमारा जो है पूरा शरीर एक जगह एक शांत होके बैठ जाता है और जो धारणा बताई जा रही होती है उस ध्यान में, वो धीरे धीरे हमारा पूरा का पूरा मन और चेतन मन जो है वहाँ तक पहुँचता है और वह स्थिति भी जो होती है एक समाधि की स्थिति तक वहाँ इस माध्यम से पहुँचा जा सकता है। स्वप्नावस्था में तो मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और स्वर संकेत देना एवं अपने बलबूते अपने को इच्छित दिशा में मोड़ सकना संभव नहीं। इसलिए आवश्यक समझा गया है कि कृत्रिम योग निद्रा की स्थिति लाने का अभ्यास किया जाए। इस स्थिति में मन और बुद्धि तो तंद्राग्रस्त हो जाते हैं, पर चित्त में संकल्प ज्वलंत रखे जा सकते हैं। मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे शिथिलता तो आ जाती है शरीर में, मन में, लेकिन जो है हमारा अचेतन मन जो है उस चीज़ को सुनता रहता है। तो वो एक जो संकल्प शक्ति होती है वो जो है ज्वलंत होती है कि जो हम सुन रहे हैं उस तरफ हमारा मन जा रहा है। उस तरीके से हमारी जो अचेतन अवस्था है बहुत अच्छे से उसको सुन रही होती है। इन संकल्पों से अचेतन मन को प्रभावित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। आत्म परिष्कार की प्रधान योग साधना इसी प्रकार संभव होती है। मंत्र जप में, ध्यान, तन्मयता में, चित्त में उच्च स्तरीय संकल्प जागृत रखे जाते हैं, जो अंतःकरण को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है। इन प्रयोगों को यदि सही उद्देश्य समझकर सही रीति से कार्यान्वित किया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से अतीव आशाजनक होते हैं। इस तरह की जो हम ध्यान, धारणा और जप करते हैं उसमें जो है संकल्प जो हम लेते हैं, जो धारणा में संकल्प होते हैं बहुत ही अच्छे उच्च स्तर का होता है, जिससे हमारा अंतःकरण जो है परिष्कृत होता चलता है। क्योंकि जब वो बार बार कोई चीज़ किसी चीज़ पे चोट पहुंचाई जाए तो वो निशान तो छोड़ता है, वही चीज़ है। अगर धारणा में, ध्यान में हम बार किसी एक चीज़ को करते हैं और वो भी उच्च स्तर की चीज़ें उसमें बताई जाती है हमारे आत्मोन्नति के लिए, तो हमारा जो है डे बाय डे प्रोग्रेस होता चलता है इस दिशा में। इन प्रयोगों को यदि सही उद्देश्य समझकर सही रीति से कार्यान्वित किया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से अतीव आशाजनक होते हैं। और इस प्रयोग को अगर हम सही स्थिति और सही तरीके से रोज करते हैं तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो है अपने आत्म स्थिति को परमात्मा स्थिति तक पहुंचाने में थोड़े अग्रसर होते चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बस गुरुदेव से यह प्रार्थना कि आपने हमें जितना इसमें पढ़ाया, समझाया, स्वाध्याय करने का मौका दिया, तो हमारे अंदर जितना जा सके वो चाहे, हमारे लिए जितना ज़रूरी है वो चाहे, और हम इस पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसको बहुत अच्छे से गहराई से समझ पाएँ और इस पे चलने की कोशिश कर पाएँ। इसी भावना से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का सभी को प्यार, बहुत सारा दुलार। ओम शांति।